Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Today we are going to start a new chapter that's titled Confronting Marginalization. Previous chapter was Understanding Marginalization. उसमें हमने ये पढ़ा कि जो प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर नंबर 7 वीक्स का, तो उसमें हमने पढ़ा जो चैप्टर का टाइटल था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी अंडरस्टैंड किया हमने मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है और वो कौन कौन से ग्रुप्स है, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से कम्युनिटीज़ है जिनको मार्जिनलाइज्ड किया गया है या जो जिनको हम मार्जिनलाइज्ड समझते हैं। तो उसमें हमने अंडरस्टैंड किया जैसे माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, जैसे मुस्लिम्स है, आदिवासीज़ है, अनटचेबल्स है, ठीक है, जिनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं। तो अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंट मतलब किसी चीज़ को चैलेंज करना, सामना करना, ठीक है। अगर उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रही है, उनको अलग थलग समझा जा रहा है, तो उसको उस चीज़ को फाइट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसका सामना कैसे किया। वो जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में थी, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी, तो उनका सामना उन्होंने क्या किया, उसका मुकाबला उन्होंने कैसे किया। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो चलो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग है। एंड हेडिंग क्या है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मार्जिनलाइजेशन जिनके साथ होती है तो वो उसका सामना कैसे करते हैं, वो उनको डिमांड, उन चीज़ इक्वालिटी का डिमांड कैसे करते हैं, अपने राइट्स का डिमांड कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग हेडिंग का मतलब है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, समझना। तो कन्फ्रंटिंग मतलब सामना करना। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, आदिवासीज थे, अनटचेबल्स थे, उन्होंने कैसे फाइट किया ताकि वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सके, ठीक है। रिलेटिंग इट टू द प्रीवियस चैप्टर, तो हमने इसको रिलेट भी किया। पहले हमने समझा मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो है वो इसका सामना कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, उन्होंने उसके लिए क्या किया, क्या क्या चीज़ें अपनाई, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव फॉट, protested and struggled against being excluded or dominated by others. उनके पास पावर नहीं था क्योंकि जो माइनॉरिटी थे वो लेस नंबर में होते हैं, तो उनका पावर भी बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़ाई जारी रखी ताकि उनको भी इक्वालिटी मिले, उनको उनके राइट्स मिले, जैसे बाकी सोसाइटी, बाकी लोगों को, मेजॉरिटी को मिल रहे हैं राइट्स, वही राइट्स उनको भी मिले। उन्होंने क्या किया, उसके लिए स्ट्रगल किया, उसके लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जद्दोजहद की ताकि वो भी जो मेजॉरिटी है उनके दबाव में ना जाए, उनके अंडर डोमिनेट ना हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने कैसे उस चीज़ को कैसे स्ट्रगल किया, कैसे प्रोटेस्ट किया। पहला पीसफुल प्रोटेस्ट से उन्होंने ये मांगा कि हमें भी वही राइट्स दे दो जो बाकी लोगों को दिए जा रहे हैं। आर्मड स्ट्रगल मतलब कभी कभी मतलब लड़ाई भी होती है। उन्होंने आर्मड मतलब हथियार उठाना, ठीक है, उससे भी उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें इक्वल राइट्स दिए जाए, हमें मार्जिनलाइज्ड ना समझा जाए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब अपने आप में उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाई कि उन्होंने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने, आदिवासीज, अनटचेबल्स, मुस्लिम्स वगैरह, उन्होंने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब अपने आप में चेंज लाए। फॉर एग्जांपल जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे जैसे आदिवासी, अनटचेबल्स, उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, एजुकेशन उनको हासिल नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन हासिल की। तो उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने अपने आप को क्या किया, इम्प्रूव किया, ठीक है। या उन्होंने कोई लैंग्वेज सीखी, तो इसका मतलब क्या, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया थ्रू एजुकेशन और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने डिमांड किया कि हमें मार्जिनलाइज्ड ना समझा जाए, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, पीसफुल प्रोटेस्ट से किया। अगर कभी हथियार उठाने पड़े तो हथियार भी उठाए, ठीक है, उससे भी स्ट्रगल किया, जद्दोजहद की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, किससे, एजुकेशन से, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से, ठीक है। तो और एक तरीका नहीं था, उसके बहुत सारे तरीके थे जिससे उन्होंने क्या किया, मार्जिनलाइजेशन को चैलेंज किया ताकि उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम वेज इन विच ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती थी उनको उन्होंने कैसे उन चीज़ों को चैलेंज किया,
तो वो हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स उन्होंने तलब किए, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, वो हम पढ़ेंगे। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, उनके लिए क्या कानून बने, वो पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, वो पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ कबीर, ये भी पढ़ेंगे। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, ये पढ़ेंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग आदिवासी एंड डिमांड इन 1989 एंड कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आपने सुना होगा, तो इसमें कुछ राइट्स है वो हम पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है 19 to 22, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, आयन में है हिंदुस्तान के। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है 29 से 31 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 से 35 तक, ठीक है। ये सारे राइट्स है। अच्छा, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट टॉपिक। इनवोकिंग मतलब तलब करना, ठीक है, डिमांड करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं वो? फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक राइट्स है, सबके लिए बराबर है ये, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लो कास्ट से हो, अपर कास्ट का हो, सबके लिए जो फंडामेंटल राइट है सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो इनवोकिंग फंडामेंटल राइट यानी फंडामेंटल राइट्स को तलब करना, उनको डिमांड करना, ये है हेडिंग का मतलब। तो आगे पढ़ते हैं। The Constitution, as you have learnt in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity democratic। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ असूल दिए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो मुल्क है वो क्या है, जमहूरी है, जमहूरियत है, यानी हम अपने लोग अपनी मर्जी की गवर्नमेंट चुनते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। जमहूरी तरीके से हम अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। तो ये जो कुछ असूल है वो हिंदुस्तान के आइन में दिए गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, जमहूरी हुकूमत है। फंडामेंटल राइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ये एक अहम हिस्सा है हिंदुस्तान के आइन का। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली, और ये राइट्स सबके लिए बराबर है। मैंने पहले भी बताया, चाहे गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, सबके लिए ये राइट्स बराबर है, ठीक है। अच्छा, एज फार एज मार्जिनलाइज्ड कंसर्न, दे हैव ड्रॉन ऑन दिस राइट्स इन टू वे। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है उन्होंने इन राइट्स से कैसे फ़ायदा उठाया? उन्होंने दो तरीक़ों से इससे मदद ली। किससे? फंडामेंटल राइट्स से। फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। पहले कैसे उन्होंने इससे मदद ली है? उन्होंने क्या किया, उस पर जोर दिया, किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे, और गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी को पहचाना जाए, क्योंकि उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे, एजुकेशन राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुकूमत को ये समझाया फंडामेंटल राइट्स को बेस बना के कि अगर सबके लिए राइट्स बनाए गए हैं तो हमें क्यों इस चीज़ से पीछे रखा जाता है। तो उन्होंने ये इस चीज़ पे जोर दिया, गवर्नमेंट को ये सोचने में मजबूर किया कि उनकी जो नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ होती हैं वो पहचानी जाए, ठीक है, पहला। सेकंड, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट एनफोर्स दीज लॉज। उन्होंने गवर्नमेंट को ये जोर दिया कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स सबके लिए इक्वल बनाए हैं तो इनको इम्प्लीमेंट भी करो, इनको एनफोर्स भी करो, इनको लागू भी करो, ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इनइक्वालिटी ना हो। Understand? In some instances, the struggles of the marginals have influenced the government to frame new laws in keeping view the spirit of fundamental rights। तो कुछ किस्सों में क्या हुआ है, कुछ जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है उन्होंने गवर्नमेंट को मजबूर किया है कि वो नए लॉज बनाए, किसको बेस बना के? फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। आर्टिकल 17 ऑफ द Constitution states that untouchability has been abolished। What this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc। अच्छा, आर्टिकल 17 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कि अनटचेबिलिटी यानी अछूत वो अब ख़त्म हो चुकी है, यानी अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस थी हिंदुस्तान में जारी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। कोई भी किसी दलित को अछूत समझा जाता था, उसके साथ टच भी नहीं किया जाता था, ठीक है। वो समझा जाता था जो दलित है, दीज आर इम्प्योर पीपल, ये नापाक लोग हैं, इनके साथ टच मत करो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया कि अनटचेबिलिटी अब कोई भी इसको नहीं मानेगा, कोई भी इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। जो इसको प्रैक्टिस करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसके अगेंस्ट लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नहीं रोक सकता दलित इसको एजुकेशन क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा कि दलित इसको बाहर रखा जाता था। एजुकेशन तो दी जा रही थी लेकिन क्लासरूम के अंदर उनके बच्चों को नहीं
आने दिया जा रहा था, उनको बाहर पढ़ाया जाता था, ठीक है, वरांडा पे या पार्क वगैरह में उनको बिठाया जाता था, वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते थे, लेकिन बाकी बच्चों के साथ, अपर कास्ट के बच्चों के साथ उनको नहीं बिठाया जाता था। तो अब ये जो कानून बना अनटचेबिलिटी के खिलाफ, तो अब उनको कोई नहीं रोक सकता एजुकेशन हासिल करने से, ठीक है। या टेम्पल्स में उनको नहीं जाने दिया जाता था, तो अब कोई उनको वहाँ पे मना नहीं कर सकता, या पब्लिक फैसिलिटीज़ जो भी पब्लिक प्लेस है उन वहाँ भी वो आराम से आ जा सकते हैं। इट आल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग एंड प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दिस प्रैक्टिस विल बी नॉट टॉलरेटेड बाय एनी बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका ये भी मतलब है कि ये जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी, ये जो रिवाज था, वो अब ख़त्म हो चुका है और इसको कोई भी जमहूरी गवर्नमेंट अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ ए पनिशेबल क्राइम नाउ। अब ये जुर्म बन गया। अब इसको जिसको देखा जाएगा कि वो इसको प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको सज़ा दी जाएगी कानून के तहत, ठीक है। Invoking fundamental rights. There are other sections in the constitution that help to strengthen the argument against untouchability. अच्छा, कुछ और भी sections है, कुछ और भी चीज़ें हैं constitution में जो हमें ये बताती है कि untouchability अब ख़त्म है, उसको अब लागू नहीं किया जा सकता, उसको अब प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, आर्टिकल 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो उसमें ये बता रहा है, आर्टिकल 15 आइन का ये बताता है कि कोई भी सिटीजन उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ उसको क्या नहीं, उसको सताया ना जाए, उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उसको अपने राइट्स उसको उसके राइट्स ना छीने जाए इन चीज़ों के बुनियाद पे। अगर वो मुस्लिम है या कोई और रिलीजन से है, सिख है, उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए इन चीज़ों के लिए। यार उसको वो गोरा है या काला है, सबके लिए राइट्स बराबर है। या कास्ट अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, तो उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए लॉ जो है बराबर है। इन चीज़ों पे कोई उसको नहीं सता सकता, कोई उसको मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता। अगर उसने किसी ने ऐसा किया तो वो उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, उसने हिंदुस्तान के आयन की खिलाफ वर्जी की, तो उसको सज़ा मिल सकती है, ठीक है। दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित इक्वालिटी व्हाइल इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम। तो ये जो राइट है आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, ये दलित ने यूज़ किया, इसको बेस बनाया ताकि उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है। जहाँ पे भी उनको ये चीज़ें मना की जाती थी, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो वो इस चीज़ को बेस बनाते थे कि कानून ने हमें हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, तो आप लोग कौन होते हो हमें इसको मना करने वाले। तो उसको वो बेस बनाते थे, इस जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 में जो उनके लिए लिखा गया है कि किसी को भी आप सता नहीं सकते हो, मार नहीं सकते हो, पीट नहीं सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो उसको बेस बना के उसका चैलेंज करते थे ताकि उनको अपने राइट्स और इक्वालिटी मिले, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।